चलो स्टार्ट करते हैं कौमार भृत्य। तो तुम लोगों ने कौमार भृत्य के बारे में तो सुना होगा। पीरियड तुम्हारा कौन सा, थर्ड ईयर में है कि सेकंड ईयर में है? सर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में है। तो देखो इसमें एक वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे कौमार भृत्य लिखा हुआ है। तो तुमने कहीं कौमारे भी सुना होगा? जी सर। कौमारे वर्ड आता है, एक कौमार आता है। देखो यहाँ पे जो अपन लोग यूज करते हैं ये कौमार वर्ड होता है, कौमार नहीं होता। इस चीज को पहले ध्यान देना, क्योंकि कौमार जो वर्ड होता है वो जब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स के वर्ड के लिए कौमारे वर्ड आता है। लेकिन जो कौमार आता है वो बच्चों के लिए आता है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में देखो यहाँ पे कौमार का लिखा है, मतलब कि कुमार का, और भृत्य मतलब होता है सेवा या चिकित्सा करने वाला। तो जानते हो तुम लोग, जैसे मदर होते हैं, फादर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बच्चे के एक तरह से भृत्य है ना, उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं। तो कौमार भृत्य की मीनिंग क्या होती है, सेवा या चिकित्सा करने वाला। ठीक है। काश्यप संहिता को वृद्धजीव की तंत्र भी कहा जाता है। वृद्धजीवक तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही लिखा था। जो जिसने लिखा, जैसे चरक संहिता पर पढ़ते हैं तो उसे चरक संहिता भी कहते हैं, क्योंकि चरक संहिता ने, चरक ने लिखा, या अग्निवेश ने लिखा तो अग्निवेश तंत्र कहते हैं। बात क्लियर है? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, कोई भी तुम संहिता पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि उपदेष्टा कौन है, यानी किसने उसे बोला। फिर उसका तंत्र करता है, उसे किसने तंत्र रूप में निबद्ध किया। और प्रतिसंस्कर्ता मतलब उसको किसने रिवाइज किया या उसमें किसने एडिट किया। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रतिसंस्कर्ता कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मूल उपदेष्टा है महर्षि काश्यप है। महर्षि काश्यप का यहाँ काल तो लिखा हुआ 600 ईसा पूर्व, पर ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है कि उनका काल कौन सा है। पर जो अभी उनकी जो बुक मिली हुई है या उनका जो एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये 600 ईसा पूर्व है। अब काश्यप का कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कश्मीर प्रदेश है वो काश्यप ऋषि के आधार पर बनाया गया है, महर्षि काश्यप का। पर इसकी बहुत क्लियर जानकारी नहीं है कि ऐसा है कि नहीं है। जैसे उसके बारे में टर्म मिलता है चरक का, तो चरक का तो क्लियर टर्म मिलता है अपन को कि पंजाब प्रदेश के हैं। दिड़बल का भी क्या है, जम्मू कश्मीर का उनका रेफरेंस मिलता है। सुश्रुत का रेफरेंस अपन को बनारस का मिलता है, पर काश्यप का नहीं है। फिर भी लेकिन अपन मान सकते हैं। तो देखो मूल उपदेष्टा कौन है, महर्षि काश्यप है। फिर तंत्रकर्ता कौन है, वृद्धजीवक। तंत्र का मतलब होता है जो सूत्र रूप में गुरु उपदेश दिया, उसको उसी रूप में लिख देने को हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उपदेष्टा काश्यप, तंत्रकर्ता वृद्धजीवक है, और जो प्रतिसंस्कर्ता है वात्स्य। तो एक छोटा सा वर्ड साइड में लिख लेना तुम लोग, का जी वा, का जी वा, साइड में अपने कहीं कॉपी में लिख लो। का जीवा का देखो कॉन्सेप्ट कैसे होगा, देखो ये काश्यप का जीवा का जीवक, यहाँ पे तंत्रकर्ता, और वात्स्य हो जाएगा वात्स्य। तो हमेशा उपदेष्टा आएगा, फिर तंत्रकर्ता आएगा, फिर प्रतिसंस्कर्ता आएगा। बात क्लियर? यहां से क्वेश्चन कि प्रतिसंस्कर्ता कौन है, वात्स्य, फिर से तंत्रकर्ता कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें एक लिखा है संकलन करता। संकलन करता लिखा है पंडित हेमराज शर्मा, नेपाल गुरु, ये नेपाल के राजगुरु थे। ने ऐसा कहा गया है कि जो नेपाल में इनकी जो काश्यप संहिता की जो पांडुलिपि है वो प्रेजेंट है, ताड़पुष्प में जो लिखी, ताड़पत्र में जो लिखी गई है वो इनके पास रखी हुई है, और इन्होंने उसे क्या किया, संकलित किया। संकलित मतलब कोई इधर से पन्ना खो गया, जितना इधर उधर ढूंढ ढूंढ के उसे कलेक्शन करके और उसे रखा है एविडेंस रूप में, उसका ओरिजिनल फॉर्म। तो ये किसने लिखा है, हेमराज शर्मा, नेपाल राज गुरु थे। विश्व का प्राचीनतम साहित्य वैदिक वांग्मय है, कोई काम की चीज नहीं है, रीड कर सकते हो इसे, पीजी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वैदिक वांग्मय में आयुर्वेद के 8 अंगों को वर्णन प्राप्त है, ये तुम्हें मालूम है, ये भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। द्वापर में अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन धन्वंतरी द्वारा किया गया था। सुश्रुत सूत्र पहले में तुम लोग पढ़ते हो, वहां पे ब्रह्मा ने किया। जब अपन सुश्रुत सूत्र पहले में पढ़ते हैं तो ब्रह्मा ने किया था, और कुछ लोग बोलते हैं कि धन्वंतरी ने फिर 8 भागों में बांटा था। तो ऐसा रेफरेंस आता है, इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, कहीं लिखा था, लिख दिया मैंने। इसमें दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, तुम कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसमें तुम लोग देखते हो कि कितने स्थान है, कितने चैप्टर है, कौन से पार्ट में कौन सी पर लिखी चाहिए। जैसे जब तुम लोग एमबीबीएस वालों को देखते होगे तो उनमें पढ़ते हो कि फर्स्ट ईयर में जैसे उनमें के पैथोलॉजी की बुक होती है, फार्मेकोलॉजी की बुक होती है, मेडिसिन की बुक होती है। तो मेडिसिन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, फार्मेकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ये देखते हैं ना। तो हमारे में भी ऐसा ही होता है। तो स्थान और विषय कितने हैं, 9। अच्छा, चरक संहिता में कितने स्थान है, कितने, 8 नहीं 7 नहीं है, 8 स्थान है। 8 है, 8 चरक संहिता में 8 स्थान है। तो यहाँ देखो ये पूरी एज इट इज चरक के जैसी ही बुक है, बस इसमें डिफरेंस क्या आता है, एक एक्स्ट्रा जुड़ता है जिसे हम कहते हैं खिल स्थान। ये जो वर्ड है ना, क्लियर हो रहा है, ये मार्किंग जैसे किया,
खिल स्थान। यस सर। एक चरक से एक डिफरेंट वर्ड है। इसमें देखो इसके कारण इसमें चरक में कितने हो जाते हैं, 9, काश्यप में 9 स्थान। याद रखना, चरक में टोटल 8 स्थान है, काश्यप में 9 स्थान है। और कारण क्या है, एक एक खिल स्थान। अच्छा, चरक के जो 8 स्थान है उनका सीक्वेंस तुम्हें याद है? पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, जी सर। बताओ। यस सर। सर सूत्र स्थान, निदान स्थान, हाँ विमान स्थान, हाँ शारीर स्थान, हाँ फिर चिकित्सा, इंद्रिय स्थान, फिर हाँ चिकित्सा स्थान, हाँ, चिकित्सा के बाद सिद्धि स्थान सिद्धि स्थान, और फिर और कल्प स्थान, कल्प स्थान। ना, ये तुमने इसी से देख के बोल दिया। नहीं, पहले कल्प स्थान है फिर सिद्धि है लास्ट में। हाँ, यही, बस सॉरी यही सॉरी। अंतर है। हाँ। चरक में जो क्रम होता है उसके लिए छोटा सा वर्ड लिखो, सूनी, विसाई, चिक, सी। विसाई, चिक, सी। तो देखो, सूनी सूत्र निदान, विसाई विमान सारी इंद्री, ये हो गए पूर्वार्ध की। चिकसी चिकित्सा कल्प सिद्धि, ये हो जाएगा किसका, उत्तरार्ध का। अब देखो अपन ने चिकसी पढ़ा ना, यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्धि फिर कल्प स्थान। ये चरक संहिता और काश्यप संहिता में डिफरेंस मिलता है। अच्छा, बताओ सूत्र सुश्रुत में कितने स्थान है? सर 7 स्थान। सुश्रुत में 7 नहीं है, सुश्रुत ओ, 5 स्थान है। कौन से बताओ, कौन कौन से हैं सुश्रुत में? अच्छा चलो नाम गिनाओ, जो नाम तुम लोग जानते हो वो तो गिनाओ कम से कम। हाँ हाँ, सूत्र स्थान सर, निदान स्थान हाँ भी है हाँ और शारीर स्थान है, हाँ चिकित्सा स्थान है, फिर उत्तर हाँ, तंत्र है। उत्तर तंत्र। और कुछ छूट गया क्या? ध्यान नहीं आ रहा सर। सूनी, साची, काऊ, लिखो। साची, काऊ, सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प, उत्तर। भूल गई थी तुम, क्या भूल गई थी इसमें? कल्प स्थान सर। नहीं, उत्तर तो बोला था, कल्प स्थान भूल गई थी, कल्प स्थान भूल गए। है ना, ये डिफरेंस है। अब देखो ना, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, किसने कितने स्थान बताए, किसकी संहिता में कितने अध्याय हैं। फिर इस पर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वार्ध में कौन सा स्थान है और उत्तरार्ध में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे तुमको काश्यप और चरक का डिफरेंस समझ में आ गया। देखो इसी बात को फिर से लिखा हुआ है कि 8वां व 9वां स्थान क्रमशः कल्प स्थान और सिद्धि स्थान है। अब चलो, इसमें अध्याय होते हैं 120 अध्याय। चरक संहिता में कितने अध्याय हैं? 120 इधर। वीडियो ऑन करो शुभम। कितने? 120 अध्याय, सही बात है। अच्छा ये बताओ, सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं? नहीं आगे सर। नहीं पता सर। बताओ, तुक्का मारो। सुश्रुत संहिता में कितने स्थान है? 120 अध्याय। और अगर मैं क्वेश्चन करूं कि सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय कितने हैं, तो क्या बोलोगे? बताओ शिवम, वीडियो ऑन करो। ऐसे क्या इंटरेक्शन बढ़ता है ना, तो पढ़ाई सही रहती है। सर हाँ। वीडियो ऑफ हो गया था। क्या? सर गलती से दब गया था, मुझे पता नहीं चला। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बताओ, सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय कितने हैं? देखो तुम लोग ऐसा जानते हो ना कि सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र नहीं था। जी सर। जी सर। थोड़ा, तो जब बात आती है कि सुश्रुत संहिता का, जब तुम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे लिखते हैं वो कि सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय है। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट श्लोक वहां पढ़ते हो तो वहां लिखा रहता है कि 120 अध्याय। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि सुश्रुत संहिता में कितने स्थान है, तो बोलोगे अध्याय है तो 120। अगर बोलेगा कुल अध्याय तो बोलोगे 186, क्योंकि फिर उत्तर तंत्र के 66 चैप्टर और इंक्लूड हो जाते हैं। समझ गए? लिख लो, सुश्रुत संहिता में अध्याय कितने हैं? 120। और सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय कितने हैं? 186। ठीक है, ऐसा ही अपन चरक में पढ़ते हैं, 120 अध्याय होते हैं। अब देखो में उत्तर तंत्र है क्या? जी सर। पढ़ा है तुमने? पूर्वार्ध पढ़ी होगी और फिर उत्तरार्ध पढ़ी होगी। उत्तर तंत्र नहीं है सर, चरक में नहीं है। चरक में नहीं है सर।
हाँ, अपन को मिलती नहीं है। पर जब तुम चरक की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि शिवदास सेन है, उन्होंने बोला कि चरक संहिता में उत्तर तंत्र था, हो सकता है वो विलुप्त हो गया। तो चरक संहिता में उत्तर तंत्र है ऐसा कौन बोलते हैं? शिवदास सेन। शिवदास उत्तर दो। मैं अगर पढ़ा ठीक है। शिवदास नाम का कोई स्टूडेंट के बोलेंगे ना शिवदास उत्तर दो, तो शिवदास सेन हम्म, है कि उत्तर तंत्र था चरक संहिता में। सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र तुमने पढ़ा है, वाग्भट में उत्तर तंत्र पढ़ा है, और चरक में नहीं पढ़ा है। अब ये 120 अध्याय, अब देखो काश्यप संहिता के 120 अध्याय हैं, खिल स्थान में 80 अध्याय हैं, तो काश्यप संहिता में अध्याय कितने हुए? 200 हो गए। 200। 200 याद रखना, ठीक है। चरक के 120 अध्याय, सुश्रुत के 186 अध्याय, काश्यप के 20 अध्याय, 200 अध्याय। ओके सर। अच्छा, अब देखो 200। जो वर्तमान काश्यप संहिता मिलती है ना हम लोगों को, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, तुमने काश्यप संहिता देखी है? काश्यप नहीं सर, नहीं देखी। नहीं देखी? चलो लाइब्रेरी में जाके देखना। अच्छा, काश्यप संहिता का पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर देखी नहीं है हमने। नहीं हम देखी? चलो दूसरी पढ़े तो होगे ना, फर्स्ट में तुम लोग थर्ड ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होगी काश्यप संहिता। कैसे डिस्कशन नहीं है कि काश्यप संहिता के पहला चैप्टर का नाम? काश्यप संहिता का फर्स्ट चैप्टर से मिलती ही नहीं है। वहां क्या हुआ है, उसका शुरू का पार्ट विलुप्त हो गया, तो इसीलिए हम लोगों को ना यहाँ पे केवल काश्यप खिल स्थान के 25 अध्याय मिलती है, और जो काश्यप संहिता मिलती है वो लेह अध्याय से स्टार्ट होती है। वो भी लेह अध्याय उसका नाम नहीं है, लेहन कर्म का वहां से डिस्क्रिप्शन आया है। जब काश्यप संहिता पढ़ना चालू करोगे तो पहले वहां पे लेहन का डिस्क्रिप्शन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें 80 अध्याय हैं, उनमें से केवल 25 अध्याय हमें उपलब्ध हैं, तो इसमें दो टर्म तो 25, ये बात क्लियर। फिर इसका देख, कुल सूत्र होते हैं 7446। चरक संहिता में कुल सूत्र कितने थे? 19 करके कुछ थे सर, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। 92 95, 9295। और श्लोक कितने चरक संहिता में? श्लोक है 1946। नहीं, वो तो सूत्र है ना 92 95, और श्लोक यस्य द्वादश सहस्त्री हृदि तिष्ठति संहिता, श्लोक सुने हो? श्लोक है ये, यस्य द्वादश सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता। ये जो 12,000 श्लोक वाली संहिता है, हृदय संहिता है ना, ये 12,000 चरक संहिता के लिए कहा गया है कि इसमें 12,000 श्लोक हैं, पर हम लोग पढ़ते कितने हैं? पूरे थोड़ी ना मिलते हैं हमें, विलुप्त है वो भी, ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद रखना होगा कि काश्यप संहिता में कितने हैं? 7446। वैसे अब जो पीजी का पैटर्न है, अब वो लोग क्या करते हैं, नंबर्स के क्वेश्चन कम करते हैं, बहुत लिमिटेड हो गए उनके नंबर्स के क्वेश्चन, जैसे कोई ईयर है इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाले क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब ये थोड़े आउटडेटेड क्वेश्चंस होने लगे हैं, पर स्टार्टिंग तो यहीं से करना है ना हमें, क्योंकि पूछते है ये भी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते, पूछा जाता है। अब देखो जो सूत्र स्थान है, तो देखो यहाँ सुनी, वी, सा, ई, चिक, सी, चिक यहाँ पे सिक है, पर तुम इससे याद नहीं करना, तुम चरक का ही क्रम याद रखना, चिकसी। बस तुम्हें याद रखना होगा कि काश्यप में डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे ना चरक में भी अपन ने सूत्र स्थान में 30 अध्याय पढ़े हैं, होगा याद होगा। निदान स्थान में हमने 8 अध्याय पढ़े हैं, फिर विमान में भी 8 और शारीर में 8 पढ़े हैं। तो तुम लोगों को देखो एक चीज कैसे याद रखना होगा, जब हम यहाँ पे सिद्धि उत्तर तंत्र देखते हैं, उत्तरार्ध, तो यहाँ पे चिकित्सा में 30 अध्याय है, सिद्धि में 12 है, कल्प में 12 है, उत्तरार्ध में 30-12 का पैटर्न मिलता है। कल्प स्थान में 12 अध्याय, सिद्धि स्थान में 12 अध्याय। उससे पहले जहाँ पे पूर्वार्ध खत्म हो रहा, उससे पहले एक अध्याय, बस इसी में 12 चैप्टर है इंद्रिय में, बाकी सब 8-8 है। देखो 30 8 8 फिर 12 फिर 30 12 12, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हें कभी चैप्टर्स के नाम भूल जाते हैं, जैसे वाग्भट है, तो वाग्भट के चैप्टर्स के नाम याद रखना कठिन होता है, कहीं 22 बोलते हैं, कहीं 40 बोलते हैं, कहीं 50 बोलते हैं, कहीं 60 बोलते हैं, ऐसे। लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो तुम्हें 2-3 नंबर याद रखने होंगे, एक 30 आता है, 8 आता है और 12 आता है, सिर्फ 3 ही नंबर है चरक में और काश्यप में। और उसमें भी एक और पैटर्न याद रख सकते हो कि उत्तरार्ध वाला जो पार्ट है उसमें तो 2 ही पैटर्न है, 30 और 12। पहले वाले में पूरा है 30 8 8 8 और 12, ठीक है। अब इसमें खिल स्थान जो है 80 अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा चरक का बचपन पढ़ते हो ना, अभी तो तुम लोग चरक से स्टार्ट नहीं किया इसलिए दिक्कत आ रही है।
तो चरक का तो तुम लोग को याद रहता है, काश्यप का अपन को डिफरेंस याद रखना होता है। तो संपूर्ण काश्यप संहिता में 8 स्थान है और खिल और भाग को मिलाकर 200 अध्याय है। अच्छा, अब ये चलो हो गया तुम्हारा क्लियर। अब तुमने आयुर्वेद अवतरण पढ़ा होगा, तो आयुर्वेद अवतरण के बारे में क्या जानते हो? आयुर्वेद अवतरण के बारे में क्या जानते हो? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, सर ब्रह्मा जी से इंद्र, सॉरी अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर सर दक्ष प्रजापति थे। हम्म? अच्छा, तुमने एक बहुत बार शब्द सुना होगा कि आयुर्वेद शाश्वत है, अनादि है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसको रिकॉल किया। जी ये रिकॉल की मीनिंग क्या होती है, तो यही डिस्कशन करता हूँ। बोला गया ना कि आयुर्वेद का ब्रह्मा ने स्मरण किया है, ना कि स्मरण। ऐसा क्यों कहा जाता है, मतलब क्या है इसके पीछे लॉजिक रहा होगा ब्रह्मा का स्मरण करने से? अच्छा चलो मैं तुमसे एक पैटर्न पूछता हूँ। देखो अपनी धरती जब इवॉल्व हुई थी तो उसके बाद पहले क्या हुआ, यूनिसेलुलर आए, फिर मल्टी सेलुलर आए, फिर उसके प्लांट किंगडम आया, और प्लांट किंगडम के बाद क्या बना, एनिमल किंगडम बना। तो जो प्लांट किंगडम बना उसने अपना प्लांट्स का डेवलपमेंट किया, फिर एक एनिमल किंगडम आया, उसने एनिमल ने लिया, तो उसको कुछ नहीं मालूम था, उसको ये मतलब था कि खाना है। तो पहले तो वो पैरासाइट की तरह पौधों पे खा रहे थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो इस तरह बड़े होते होते उन्होंने ईटिंग स्टार्ट की। अब जैसे मान लो उन्होंने स्टार्ट किया होगा, तो क्या उन्हें किसी ने खाना सिखाया कि खाना कैसे खाना है? जो पहला जानवर होगा उसको जो फर्स्ट चीज मिली होगी वही खाना शुरू किया होगा ना, फिर इसी के जी सर। चले गए होंगे। अब मान लो ठीक है, हम थोड़ी सभ्यता में आगे बढ़ जाते हैं, सभ्यता थोड़ी ज्यादा डेवलप हो गई, मतलब हम वहां से हट जाते हैं पूरा। अब हम आ जाते हैं कहाँ, बंदरों के युग में आ जाते हैं। तो जो बंदर था, खूब सारे बंदर थे, ये क्या खाते थे, फल फूल या बाकी चीजें खाते थे। खाते इनमें से किसी को कोई बीमारी लगी होगी, किसी को दस्त लग गए होंगे, या किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी। जब दस्त लग गए होंगे तो उससे बहुत सारे मर गए होंगे। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि किसी ने कोई एक ऐसी पत्ती खा ली होगी कि जिसके बाद उसका दस्त रुक गया होगा, या फिर उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो उसने कुछ ऐसी पत्तियां खा ली होंगी, जैसे मान लो उसे चित्र की पत्ती मिल गई होगी, तो उसने खा लिया होगा, तो उसको डाइजेशन इंप्रूव हो गया, तो वो सीख गया ना। अब उसने क्या किया, उसके साथ के ग्रुप के जितने लोगों थे उनको सबको बता दिया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये खा लो, तो वो सब सीख गए। जो उनकी न्यू प्रोजेनी आई तो उसे भी उन्होंने सिखा दिया। इसी तरह करते करते धीरे धीरे उनको एक एक डिसीज के बारे में कुछ कुछ चीजें पता चलती गई। तो उन्होंने क्या किया, अपना नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करते चले गए। यहाँ कोई किसी को पढ़ाया नहीं, किसी ने किसी को बताया नहीं, ये चीजें क्या हुई, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हुई। कि जैसे पहले मालूम था कि पौधे बना रहे हैं, सूर्य से अपनी भोजन बना रहे हैं, तो बंदरों ने जाना कि बनाते हैं और हमको खाना है। या फिर जैसे शेर आया, तो शेर ने क्या किया, एक बंदर को मार के खा लिया, तो एक पीढ़ी को पता चल गया कि भाई इससे दूर रह के रहना है क्योंकि हमें मार के खा जाएगा। समझ गए? या फिर इसी में क्या, एक ने किसी ने आग जलाना सीख लिया, तो जब आग जलाना सीख लिया तो उसने बता दिया कि भाई आग से जानवर से बचा जा सकता है। तो आग कहीं किसी ने डिस्कवरी की क्या? वो एक घटना थी जिसका नॉलेज लगातार ट्रांसफर होता चला गया। कॉपर की डिस्कवरी एक नॉलेज था जिसका नॉलेज ट्रांसफर होता चला गया। यही चीज आयुर्वेद है। आयुर्वेद को किसी ने रिसर्च नहीं की, किसी ने ढूंढा नहीं, क्योंकि आयु था, वेद था, लोहा, फिर डायरेक्ट वहां से हम प्रकृति के संपर्क में थे, प्रकृति में घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं को हम सीखते जा रहे थे और उसका नॉलेज ट्रांसफर करते जा रहे थे। अब मतलब ये है, अब यही क्यों कहा जाता है ब्रह्मा, ये क्यों नहीं कहा जाता कि शिव ने स्मरण किया या विष्णु ने स्मरण किया या किसी और ने किया? देखो ब्रह्मा का एक मीनिंग होता है जानकार। ब्रह्मा मतलब ऐसा समझ सकते हैं, मैंने कहीं इसकी मीनिंग देखी नहीं, पर जो मैं अपने हिसाब से दिमाग में समझता हूं कि ब्रह्मा का मतलब होता है एक जानकार, ब्रह्मांड उससे बना, कि जो ब्रह्मांड का जानकार था। किसी ने घटना सीखी आग की, किसी ने सीखी कॉपर की, किसी ने लोहे की, किसी ने लकड़ी की, नाव की, तो वो जानकार हुआ, उसने अपना नॉलेज आगे दिया। तो इस तरह करके एक क्या हुआ, ह्यूमन का कलेक्शन हो गया और उसे उन्होंने ट्रांसफर करते रहे। अब फिर तुम बोलोगे कि भाई अश्विनी कुमार इंद्र कहां से आ गए, भगवान कहां से आ गए? तो ये एक ना पहले लोगों को समझाने के लिए हो सकता है उन्होंने एक ऐसा टर्म कहा हो कि भाई देवता ऊपर रहे हैं
उन्होंने हमारा नॉलेज दिया, क्योंकि जो सबसे पहले ठीक हुए वो तो सीधी सी बात है सबसे विद्वान रहा वो इंसान। तो इसी कारण वहां पे आयुर्वेद अवतरण जो है ब्रह्मा से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मैं तुम्हें एक रिकॉल की समझाना चाहता हूँ। फिर बाकी की बीच की ये थोड़ी बहुत कहानी हो जाएगी कि अश्विनी कुमार आए, इंद्र आए, इन्होंने ऐसा नॉलेज दिया, थोड़ी बहुत तो कहानी जुड़ती है, एकदम से तो आता नहीं। अब यहाँ पे तो चरक संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो चरक संहिता में सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद कौन आते हैं? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के बाद कौन आते हैं? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार के बाद कौन आते हैं? इंद्र। इंद्र। और के बाद सर इंद्र के बाद भारद्वाज। भारद्वाज। और भारद्वाज से फिर उनके शिष्य आ गए। उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय को दिया और पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्यों को दे दिया। तो इसमें एक छोटा सीक्वेंस लिखो, बी डी ए आई बी, बी डी ए आई बी, ऐसा बनाया था बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा बना देते हैं ना। तो बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि अपन इंग्लिश याद रह जाती है, हिंदी नहीं याद होती। तो ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, और इंद्र के बाद भारद्वाज, बी यहाँ तक कॉमन है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? पुनर्वसु आत्रेय, ये लिख लो, आत्रेय के बाद फिर उनके शिष्य हो जाएंगे। अब यही चीज धन्वंतरी में जब जाते हैं तो सब कॉमन है, वहां पे भी ब्रह्मा है, फिर दक्ष प्रजापति है, अश्विनी कुमार है, फिर इंद्र है। अंतर कहाँ आता है? भारद्वाज की जगह धन्वंतरी आ जाती है। तो जो तुमने चरक में लिखा ना BDAIB लिखा है, वहां पे लिख लो कि BDAID, डी फॉर धन्वंतरी, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? फिर धन्वंतरी के शिष्य तुम्हें मालूम है और पुनर्वसु आत्रेय के तुम्हें शिष्य मालूम है, तो उनकी परंपरा तुम्हें समझ में आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अश्विनी इंद्र है, इंद्र धरती पे तो नहीं रहते थे ना, वो कहाँ रहते थे? देवलोक में रहते थे। तो ये कहलाता है जो ब्रह्मा से देवलोक तक की परंपरा है, इंद्र तक की, ये परंपरा कहलाती है देवलोक परंपरा। मतलब हम अब देखो, मैंने जब तुमको का एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर प्लांट किंगडम आया, फिर इसके बाद सीधे मैं बंदर पे आ गया और बीच की पीढ़ी खा गया ना पूरी। पर बंदरों के बीच में भी तो बहुत जाएगी ना, मुझे उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मालूम। तो मैंने ऐसा बोला, जैसे मान लो तुम छोटे बच्चे हो और तुमसे कोई पूछे कि भाई क्या है, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि भाई इनके बीच में कोई था, मुझे नॉलेज नहीं। तो अपने नॉलेज को छिपाने के लिए मैं बोलूंगा ब्रह्मा नाम के थे, उन्होंने प्रजापति नाम का अश्विनी कुमार, इंद्र, ऐसे देवलोक में ऊपर कोई रहते थे। वो नॉलेज को मैंने अपना साइड कर दिया ना, वैसे ही हमने क्या किया, अश्विनी कुमार इंद्र के बीच में अपने उस नॉलेज को छुपा दिया। फिर हमने क्या हुआ, हमको किसका लिखित एविडेंस मिलता है? जहां से हमें रिटन एविडेंस मिलता है वहीं से हम मानेंगे ना कि आयुर्वेद आया। तो जो बुक मिली उसमें सबसे पहले ऊपर नाम किसका मिला? भारद्वाज का मिला, क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहा होगा, जिसने सबसे पहले लिखना चालू किया होगा, उसने अपनी लिखना चालू कर दिया। तो मान लो मैं अगर सबसे पहले पढ़ा तो मैं अपने नाम से बुक बनाऊंगा ना, और उसमें ये लिखूंगा ना कि मैं ये आयुर्वेद का नॉलेज लेके आया, तो इसलिए वहां पे भारद्वाज ने अपना नाम डाला, या फिर जिसने भी डाला या उनके शिष्य ने लिखा तो भारद्वाज का नाम डाला। तो इसलिए हमें भारद्वाज से एक परंपरा मालूम है, और इसीलिए क्या होता है, भारद्वाज के ऊपर एक सीक्वेंस चेंज होता है। अब देखो, किसी एक आदमी ने नहीं पढ़ा होगा, जैसे तुम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो तुम्हें टीचर पढ़ाते हैं, तुम एक नहीं पढ़ते, पर तुम में से ऐसे होंगे कि कल कोई डायरेक्टर बन जाएगा, कोई का प्रिंसिपल होगा, कोई कुछ होगा, वो अपना एक बनाएगा, उसके नीचे शिष्य होंगे, और जो उसका फेवरेट शिष्य होगा अपने गुरु के लिए कुछ नई चीज बना देगा। तो वहां से क्या होगा, तुम्हारी जो एक पीढ़ी है, तुम्हें जो नॉलेज दिया वो गायब हो जाएगा। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा तो मैंने 2-3 बैच पढ़ा दिए, अब मैंने सारे अपने कोड उनको तरीका मैंने पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद जब वो आगे निकलेंगे तो उनमें से कुछ कहेंगे कि ये मैंने ही बनाया था, लेकिन बीच में कोई आ जाएगा, कोई स्टूडेंट, और बोलेगा नहीं ये तो वहां से पढ़े हुए उनका नॉलेज है। तो जो कोई नया लिखेगा तो उसमें मेरा भी नाम कहीं डाल देगा, बीच में ऐसा आ जाएगा। तो सीक्वेंस बिगड़ा ना, समझ गए कैसे यहाँ पे आए अश्विनी कुमार, दक्ष, इंद्र प्रजापति, और ये सब चीजें कैसी हुई। तो इसमें हमको ये तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट की चीजें बतानी चाहिए, इसमें हमको क्वेश्चन क्या बनता है कि किस क्या सीक्वेंस बोला। तो चरक में हम पढ़ेंगे BDAIB, फिर उसके बाद आत्रेय के बाद उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकर, पराशर, हारी, छारपड़ी। सुश्रुत में जब हम पढ़ेंगे तो BDAID, फिर वहां से हम फिर पढ़ेंगे धन्वंतरी के शिष्य, अवधेनो, पौष्कल, गोकुल, रक्षित, ये सब पढ़ेंगे। और जब यही चीज काश्यप में आएंगे तो काश्यप में हम याद करेंगे बाइक, BAI
और के, देखो BAIK, तो बी से क्या हो जाएगा ब्रह्मा, ब्रह्मा से हो जाएगा अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र के बाद उनके शिष्य थे तो अपन मेनली काश्यप को जानते हैं, तो काश्यप, वशिष्ठ, भृगु और अत्रि। तो देखो यहाँ अत्रि भी इनके शिष्य बना दी, वही आत्रेय है शायद अत्रि, तो इसलिए ये कहानी समझ में नहीं आती इनकी, पर ये चीजें हमें रटनी होगी। ठीक है, ये याद हो गया तुम्हें, बाइक, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र और काश्यप, और चरक और सुश्रुत का याद हो गया, कोई हमने जो पढ़ा नहीं है, चलो ठीक है। अब हम तंत्र निर्माण में चलते हैं कि काश्यप संहिता का तंत्र निर्माण कैसे हुआ, कैसे काश्यप संहिता बनी। तो काश्यप संहिता के बारे में ऐसे कहा जाता है कि एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक था, उसका नाम ऋचिक नाम के कोई ऋषि थे, उनका पुत्र था जीवक, जिसका नाम था जीवक, इसीलिए लिखा है यहाँ पे ऋचिक मुनिपुत्र जीवक ने काश्यप संहिता को संक्षिप्त किया। उसने कहीं पढ़ी होगी बुक, ऋचिक ने उन्हें पढ़ाया होगा, उन्होंने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखने ऋषियों द्वारा बाल जल भी समझकर अस्वीकारा गया। अब वहां के जो विद्वान होंगे बोले ये छोटा सा बच्चा हमें क्या सिखाएगा, जैसे अभी तुम लोग छोटे हो ना, आयुर्वेद की फील्ड में अभी तुम लोग सबसे छोटे हो, एक इंटर्नशिप करके तुम निकले, अब तुम अभी मान लो तुमको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, तुम्हारे पापा या तुम्हारे फील्ड में कोई अच्छा वैद्य मिल जाए और उसने तुम्हें खूब सारी चीजें सिखा दी, अपने नॉलेज का एकदम क्रीम की बातें बता दी, और तुमने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और तुम उसे बुक छपवाने वाले के पास ले जाओगे तो वो तुम्हारी बुक नहीं छापेगा, या किसी टीचर के पास लेके जाओगे ना वो तुम्हारी बुक नहीं छापेगा, क्या कह देंगे, अरे अभी तुम और पढ़ाई करो, अभी तुम्हारा नॉलेज कमजोर है, कहते हैं ना। यही चीज इनके साथ हुई जीवक के साथ, कि इन्होंने कहा कि ये बाल भाषित है, मतलब बालक ने लिखी है, तो इसे अस्वीकार कर दिया। गुस्सा आ गई ऋचिक पुत्र को, उन्होंने क्या किया, गंगा थी कहीं कनखल स्थित, कोई कनखल स्थान रहा होगा, वहां पे उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। में नहीं होता है कि एक छोटा बच्चा होता है वो किसी जो सी बीच होता है उसके किनारे जाता है, एक बार डुबकी लगाता है और डुबकी लगाने के बाद सीधे एडल्ट बन जाता है, मूवीज में होता है ना हीरो हीरोइन के साथ, ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ। ये गंगा में डुबकी लगाए, गंगा में डुबकी लगा बाहर निकले तो एकदम बड़े बन गए, एडल्ट बन गए। अब एडल्ट बन गए तो जो सामने खड़े थे उनके लिए तो चमत्कार हो गया ना, तो उन्होंने उनके सामने नतमस्तक हो गए, बोले तो बड़े आदमी है, तो वृद्ध जीवक तंत्र के रूप में बन गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीवक तंत्र था और ये जीवक वाला वृद्ध बन गया, मतलब बूढ़े जीवक हो गए, तो इनकी बुक क्या हुई, अब वैल्यूएबल हो गई। तो लुप्त को अनायास सेक्शन ने धारण कर लिया, मतलब किसी को उन्होंने दे दिया कि ले जाओ, इसका कोई काम नहीं, और वो कौन ले गया उसका पता नहीं, तो वही हो गया अनायास। फिर इसके बाद यहाँ पे जीवक वंशजवाद से द्वारा उसका संसार, और जो जीवक की आगे की पीढ़ी थी उसमें वंश नाम के उनका कोई बच्चा रहा होगा, नाती पोता रहा होगा, उसने उसको फिर से संस्कार किया, उसे कुछ नई चीजें मिली होंगी, उसने एडिट करके ऐड कर दिया। तो देखो ये सब ना कहानी जैसी है, यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना है, कहानी है इसलिए कहानी जैसे इसे पढ़ा दिया। 5 वर्षीय ऋषिक पुत्र जीवक, ये इंपॉर्टेंट है कि काश्यप संहिता का निर्माण किसने किया, जीवक ने किया, ऋषियों ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो फिर उसे बाल वृद्ध जीवक तंत्र के रूप में दोबारा बनाया गया। फिर दोबारा बनाने के बाद उसको जीवक के वात्स ने उसका संस्कार किया, ये काम का नहीं है। अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं, निरुक्ति और परिभाषा में, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते भी हैं। अब यहाँ पे देखो, निरुक्ति मतलब होता है कि उसकी मीनिंग को समझाने वाला, या उसी को हम कह सकते हैं कि जो उसकी परिभाषा को समझाए, मीनिंग को समझाए। तो यहाँ चक्रपाणी है, चक्रपाणी ने, ये चरक के टीकाकार थे, चक्रपाणी उनका नाम था, तो इन्होंने लिखा कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्यम। माइक को थोड़ा सा दूर करो, साउंड आ रही है, तुम्हारे पास से है, माइक को थोड़ा सा दूर कर लेना। कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्यम, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्य, तो कुमार के भरण को अधिकार करके जो शास्त्र लिखा गया है उसे कहते हैं कौमार भृत्य, समझे, भरण। और एक बच्चे के लिए बस यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसका पोषण कैसे, तो बस तुम्हें इसमें ये वर्ड याद रखना होगा, भरणम अधिकृत्य। जो भरणम अधिकृत्य हम बोलेंगे वो चक्रपाणी ने परिभाषा बताई। फिर जब चक्रपाणी ने एक और आगे उन्होंने डिस्क्राइब किया, फिर से उन्होंने परिभाषा बताई, तो नोट्स में पीडीएफ की बुक में पढ़ोगे, लिखा हुआ है कुमारा नाम वृत्तिर्धारणम उष्णम च तस्सेदम इति कौमार भृत्यम। तो जो कुमार है उसको धारण और पोषण, 2 शब्द, ऊपर वाले में केवल धारण की बात की थी, यहाँ उन्होंने धारण और पोषण की बात की।
देखो तुमने देखा होगा, सुना होगा कि बच्चे को खिलाते तो है पर इसके लग नहीं रहा है, इसका शरीर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा सुना होगा। तो ये पहले तो डॉक्टर रहेंगे, उन्होंने दवाई दे दिया, जाओ इसको भरण करो। अब भरण करने के बाद माता कंप्लेन करके आई कि धारण नहीं कर रहा है, शरीर में लग नहीं रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो खिलाओगे वो उसके शरीर में लगना भी चाहिए। तो इसीलिए वर्ड आता है यहाँ पे धारण और पोषण। सविता तुम्हारे पास है साउंड आ रहा, धारण और पोषण, ये हो गई चक्रपाणी की परिभाषा। फिर इसके बाद आता है सुश्रुत की। तो सुश्रुत ने देखो कितने इसको थोड़ा ज्यादा उन्होंने डिस्क्राइब किया। सविता म्यूट कर लो, वहां से आवाज आ रही है, जब बोल रहा हूँ तो फिर म्यूट खोलना, कुछ पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है ना शायद। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुमार भट्टम नाम, कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम। देखो यहाँ पे ना 3 पॉइंट्स बनते हैं। 3 पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं? पहला वर्ड पॉइंट बनता है कुमार का भरण, सुश्रुत ने बोला कुमार का भरण करना है। दूसरा पॉइंट बनता है क्षीर दोष संशोधनार्थम, क्योंकि भरण किससे हो रहा है? क्षीर से हो रहा है। तो माता के दुग्ध में दोष है, दूर करने के लिए, उनको संशोधन करने के लिए जो शास्त्र है जिसमें डिस्क्रिप्शन आया है, तो क्षीर दोष संशोधनार्थम। फिर तीसरा आता है दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम, जो दूषित स्तन, दूषित ग्रह है या दूषित स्तन्य है, उसके कारण जो ग्रह उत्पन्न हो रहे हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं। समुत्थान मतलब होता है उत्पन्न होना, निदान का पर्याय है, निदान का पर्याय है। तो दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम, और जहां व्याध जो रोग उत्पन्न हो गए, एक तो जहां रोग उत्पन्न के कारणों की बात की गई, एक फिर उन्होंने बात की कि जो रोग उत्पन्न हो गए व्याधि नाम उपशमनार्थम, उनके उपशमन यानी उसको ठीक करने का जो शास्त्र है उसे हम कौमारभृत्य कहते हैं। तो अगर इसमें मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कौमारभृत्य क्या है। तो कौमारभृत्य क्या है, तो उसमें पहला ऑप्शन होगा मेरा कुमार भरण, दूसरा ऑप्शन क्षीर दोष संशोधन, तीसरा ऑप्शन होगा समुत्थानम, चौथा उपशमनार्थम। फिर मेरा उसमें ऑप्शन होगा 1 और 2 सही है, 1 अकेला सही है, 1 2 3 सही है, चौथा ऑप्शन 1 2 3 चारों सही है। क्या आंसर लगाओगे? चारों सही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? वैसे अभी तक इतने डीप क्वेश्चन बने नहीं है, वो क्या करते हैं, ये श्लोक लिख देते हैं, जिसे यहाँ पे लिख देंगे दुष्ट स्तन्य समुत्थानम च व्याधिनाम उपशमनार्थम। किसकी परिभाषा है या किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, कौमारभृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलो ये तो देख लिया। यहाँ के 3 आते हैं, डल्हड़ के पॉइंट में आते हैं। तो डल्हड़ कहते हैं सुश्रुत के टीकाकार थे। तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ कुमार 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 की बात की जाती है, पर जब डल्हड़ में आते हैं तो ये कुमार की बात करते हैं और बाल की बात करते हैं। तो कुमार और बाल एक ही शब्द है कि अलग अलग है? कुमार और बाल एक ही शब्द है, नवजात कुमार बाल अलग अलग है क्या? अलग। तो क्या डिफरेंस है इनमें? एज डिफरेंस है शायद, मे बी। एज कैसे बताओगे कि इसमें कौन सी एज आती है? कुमार जो होते हैं सर, जो नए बच्चे शायद जो पैदा होते हैं। अच्छा, और बाल क्या होगा फिर? बाल जैसे 4 to 5 years के बाद के 5 to 6 क्या? चलो तुम देखो समझ तो रहे हो उस चीजों को, लेकिन तुमने क्योंकि वो पढ़ा नहीं है इसलिए उसका क्लियर पॉइंट नहीं बता पा रहे। मैं दिखाता हूँ वो क्या होता है, कुमार क्या होता है और बाल क्या होता है। मिला? देखो शिशु का मतलब होता है अतिशय शयनेन इति शिशु, जो ज्यादा सोता है। जो बच्चा एकदम डिलीवर होता है कितने घंटे सोता है? तुरंत डिलीवर बच्चा कितने घंटे सोता है? 24 घंटे में। ये क्वेश्चन भी आ रखा है पीजी में, करीब वो 18 घंटे सोता है। एकदम जो तुरंत का बच्चा देखोगे ना, यहाँ तक कि जो जिस दिन डिलीवर हुआ ना, उसका एक ही काम है, बस दूध पियो और सो, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। वो तो 18 घंटे से भी ऊपर सोता है और एक आध हफ्ते में वो आके 18 घंटे कम से कम सोता है बच्चा। फिर उसके बाद ना वो बाद में खेलता है। तो अतिशय शयनेन इति शिशु, जो अत्यधिक शयन करता है उसे हम शिशु कहते हैं। फिर इसके बाद कुमार का मतलब होता है कुमारयति क्रीडयति, जो खेलता है। बचपन में तुमने देखा होगा जो एक शयन होता है उसका बस खेलना है काम और कोई नहीं है, एक मीनिंग ये है। दूसरा होता है कुमारम क्रीडायाम, एक मीनिंग ये है। सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग मैं इसको समझता हूँ, कुत्सितो मारो अस्येति। एक तुमने टर्म सुना होगा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, सुना है? यस सर। क्या मीनिंग होता है उसका?
जो सर यूट्रस के अंदर ही बच्चे को मार देते हैं। 1 साल के बच्चे को, मॉडर्न वाले 1 साल के बच्चे को इन्फेंट मानते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। 1 साल के बच्चे की ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, बहुत जल्दी उसकी डेथ, जरा सा इन्फेक्शन, जरा सा कुछ डिस्टर्बेंस आया उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है ना। और यही लिखा है कुत्सितो मारयन्ति, जिसका मृत्यु दर ज्यादा है। ये आयुर्वेद में भी बोलते हैं, देखो कुत्सितो मारयन्ति, ये किसका है, जिसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, ये अमर को है। फिर देखो एक और यहाँ पे इसकी मीनिंग है, इमोनियर विलियम्स संस्कृत की डिक्शनरी है, यहाँ पे लिखा है कुमार मृ, या जिसके शीघ्र मृत्यु की आशंका है उसको हम, हाँ। फिर इसकी बालक का देखो लिखा है बल्यते बलते वा, बल संचालने, बल प्राणने, बल संवरणे, तो जिसका बल प्रतिदिन बढ़ता है। पहले दिन का बच्चा है, उससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, 10वें दिन का बच्चा होगा, दिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग 1 महीने का बच्चा होगा, 1 महीने से बड़ा स्ट्रॉन्ग 1 साल का बच्चा होगा, 1 साल से ऊपर 2 साल, ऐसे करके ना 16-17 साल तक तुम देखते हो कि लगातार उसका बल बढ़ता जाता है। 16 साल के बाद फिर सभी का बल लगभग एक बराबर हो जाता है, फिर शरीर में बल नहीं बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पे बाल्यावस्था टर्म तुमने सुना होगा। बाल्यावस्था 16 वर्ष तक बोलते हैं ना, चरक में 30 वर्ष तक आती है, तो उन्होंने उसके दो प्रकार के, एक 16 वर्ष तक कफ वृद्धि की अवस्था, एक वाली उन्होंने क्या बोला है, श्लेष्म धातु प्राय है, एक में कफ की वृद्धि होती है, एक में धातुओं की केवल वृद्धि होती है। एक अपरिपक्व धातु काल होता है, एक परिपक्व धातु काल होता है। तो ये मीनिंग समझ में आ गई तुम लोगों को। तो देखो आप डलहन किन के बारे में डिस्कस किया है, कुमार के बारे में डिस्कस किया है। डलहन की मीनिंग देखो, कुमार और बाल। फिर लिखा है तेसाम भृतिर धारणम पोषणम चा, जिसमें उनके धारण और पोषण की बात की गई है। तस्य भृत्यम इति तंत्रम इति कौमार भृत्यम, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, तुम याद करोगे चक्रपाणी में भरणम अधिकृत्य, फिर वैसा भृतिर धारणम पोषणम चा, सेम भाषा डलहन में मिलती है, भृतिर धारणम पोषणम चा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इसमें श्लोक लिखाएगा और पूछेगा किसने कहा है, चक्रपाणी ने कहा है कि डलहन ने कहा है। तो अगर कुमारा नाम बस बात आएगी तो चक्रपाणी का श्लोक है, और अगर कुमार और बाल दोनों शब्द आया है तो डलहन का है। फिर इसमें एक और लाइन लिखी है हारित की,